डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी पहले लॉ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें उसने बताया बेसिकली कि एग्रीमेंट की एनफोर्सेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल है, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं और जिसका लिंक मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। आज हम करेंगे टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको लगता होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। अगर हम सिंपल सी बात करें, जब भी दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज एक रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस टेकअप करती है। परफॉर्मेंस का मतलब उन दोनों पार्टीज को अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस पूरा करना है। अब इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, लेट्स स्टडी। बेसिक चीज क्या बोल रहा है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस or offer to perform their respective promises, or performance of the promises is exempted under contract act or any other law। यहाँ पे लॉ परफॉर्मेंस के बारे में तीन चीजें बोल रहा है कि पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे। परफॉर्मेंस अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने का मतलब क्या है कि एग्जांपल देता हूं, ए और बी दो पार्टी है। ए ने कांटेक्ट करा कि वो राइस सेल करेगा और बी ने कांटेक्ट करा कि वो पेमेंट करेगा। तो परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस का मतलब है ए इसको राइस की डिलीवरी दे दे और बी इसको पेमेंट दे दे। अब यहाँ पे ये सिंपल चीज है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। इसका क्या मतलब है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट एक एग्जांपल से देता हूं। फॉर एग्जांपल, ए ने बोला कि मैं आप बी को कि मैं आपको 100 kg के राइस बेचूंगा। ए बी के पास गया लेके 90 kg। तो क्या हम ये मानेंगे क्या ए ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है? आप भी लोग बोलेंगे सर ऑब्वियसली नो। तो क्या हम ये बोलेंगे कि ए ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑफर दिया? क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे ए ने 100 किलो चावल बेचने की बात करी थी, बट वो 90 kg लेके गया। इसका मतलब जो ए ने ऑब्लिगेशन टेकअप करी थी, वो ऑब्लिगेशन को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ए 100 kg की राइस बेचने की बात करी थी और वो बी के पास गया डिलीवरी लेके, साहब 100 kg के राइस आप ले लो। नाउ बी रिफ्यूज कि भाई मैं अभी नहीं लूंगा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। तो क्या ये माना जाएगा कि ए ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी है? यहाँ पे आप ऑब्वियसली बोलोगे सर ए ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए स्टेप तो ले लिए, बट बी ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है। तो यहीं पे दोनों में फर्क आ रहा है कि परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस का मतलब है कि जो एक पार्टी की ऑब्लिगेशन थी उसने पूरी करी और दूसरी पार्टी ने वो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर ली। ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस का मतलब आ रहा है एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए दूसरी पार्टी को अप्रोच करता है, पर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से मना करती है। उसको बोला जा रहा है ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। इस केस में क्या पार्टीज के ऊपर इंप्लीकेशन आएगी वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे दो शब्द समझाने थे फ्रेंड्स कि परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस और ऑफर टू परफॉर्म में क्या फर्क है। परफॉर्म में एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, पीछे दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर टू परफॉर्म में एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरे करने के लिए दूसरी पार्टी के पास गई, पर दूसरी पार्टी ने उसकी ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया। इसका क्या पार्टीज परफेक्ट आएगा वो समझते हैं। तीसरा पार्ट क्या आ रहा है फ्रेंड, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस इज एग्जेम्प्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। यहां मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूं, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बार बार मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी है। ए ने कांटेक्ट करा, ए टीचर है कि सर मैं बी को पढ़ाऊंगा। अब बिफोर देयर एग्जीक्यूशन, बिफोर ए बी को पढ़ा पाता, ए की डेथ हो गई। द पॉइंट इज दैट क्या इस केस में बी कैन आस्क दी ए सन, एज वाइफ की आप मुझे पढ़ाओ? यहाँ पे हम अभी आगे पढ़ेंगे। लॉ ये बोल रहा है कि इस सिनेरियो में जहां पे पर्सनल नेचर है कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सनल परफॉर्मेंस है, उस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो ए की डेथ के बाद बी को उसको पेमेंट नहीं देनी है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मीन्स ए की परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली खत्म हो गई, ए की डेथ हो गई थी, और बी की परफॉर्मेंस जो पेमेंट थी वो भी खत्म हो गई। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से लेता हूँ टेकअप। ए और बी है। ए ने कांटेक्ट करा कि मैं चावल बेचूंगा और बी ने कांटेक्ट करा मैं पेमेंट करूंगा। ए की डेथ हो गई। तो क्या जो ए के लीगल हेयर्स है, ए सन,
क्या वो बी को चावल बेचने के लिए बाउंड है? यस, वो बी को चावल बेचने के लिए बाउंड है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, वहां मेरा आईसीए बोल रहा है अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्या होता है। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, बट लेटर ऑन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस the contract become void means parties are not required to perform their respective promises। तो हमने यहाँ बोला परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस इज एग्जेम्प्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या आ रहा है फ्रेंड्स? एनी अदर लॉ। ये मैं आपको समझाता हूँ। ए और बी है, ए ने कॉन्टेक्ट करा कि बी को मैं आपको चावल बेचूंगा, बी कहता है मैं आपको पेमेंट करूंगा। आफ्टर द देयर कॉन्टेक्ट एक लॉ पास हुआ कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने प्राइवेट ट्रेडिंग ऑफ द राइस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसका मतलब अब ए बी को डिलीवरी नहीं दे सकता। जब ए बी को डिलीवरी नहीं दे सकता तो बी ए को पेमेंट नहीं करेगा। इस केस में भी हम ये बोलेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस इज एग्जेम्प्टेड अंडर एनी अदर लॉ। और जब परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस आपकी एग्जेम्प्ट हो गई है, इन दैट सिनेरियो नाइदर ऑफ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। देखिए अगर ये प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होता तो अगेन डिस्प्यूट अराइज होता कि भाई ए बोल रहा है कि मैं चावल बेचूंगा, बी कहता है पेमेंट करूंगा, लॉ पास हो गया चावल ट्रेड नहीं कर सकते, तो बी कहेगा भाई मुझे तो चावल चाहिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था। तो यहाँ पे आईसीए ने क्लियर ये पढ़ दिया कि अगर आपका परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज एग्जेम्प्टेड अंडर एनी अदर लॉ, तब रिस्पेक्टिव पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करनी है। तो है परफॉर्मेंस के तीन पार्ट निकल के आ रहे फ्रेंड। परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस इज एग्जेम्प्टेड। अब हम आगे टेकअप करते हैं और आईसीए क्या बोलता है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस, हम अब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे, जहां परफॉर्मेंस प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना है। द परफॉर्मेंस इज टू एस्पेक्ट, actual performance when the party offered to perform his promise and other party accept his performance, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। सेकेंड पार्ट आ रहा है फ्रेंड ऑफर टू परफॉर्म, when party offered to perform his promise and other party do not accept his performance and that is called offer to perform। और ऑफर टू परफॉर्म के कई सिनोनिम है, टेंडर और एग्जेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो ये दो परफॉर्मेंस के दो एस्पेक्ट है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म। अब फ्रेंड्स हम टेकअप करते हैं क्या, कंडीशन फॉर वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। हर एक्शन जो एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है, मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, ऑफर टू परफॉर्म। जो एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन को वो ऑफर कर रहा है परफॉर्म करने के लिए, क्या वो उसकी हर स्टेप टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ हिज प्रॉमिस विल अमाउंट टू ऑफर टू परफॉर्म। लॉ ने यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी हम बोलेंगे ऑफर टू परफॉर्म वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहली कंडीशन है अनकंडीशनल। क्या होना चाहिए, हम बोले अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज अनकंडीशनल व्हेन इट्स मेड स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था ए और बी है। ए ने बोला था कि मैं आपको 100 kg राइस दूंगा, ए बी के पास लेके गया 80 kg, भाई साहब मैं अपना राइस लेके आया हूं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देन द स्टेप बाय ए विल नॉट अमाउंट टू द ऑफर टू परफॉर्म बिकॉज ऑफर टू परफॉर्म इज नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऑफर टू परफॉर्म अगर हमारी हो भी गई तो उससे क्या होगा। पहले मैं आपको वो बताता हूँ सो दैट आपके जो मन में डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अगर ऑफर टू परफॉर्म वैलिड है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देता हूं, ए और बी है, ए ने बोला था वो 100 kg राइस बेचेगा, ए बी के पास 100 kg राइस लेके गया और बी ने उसको लेने से मना कर दिया। लेटर ऑन बी कैन नॉट से कि भाई ए तुमने तो परफॉर्म करा ही नहीं है, यू आर लिएबल फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
तो यहाँ पे अगर ए ने वैलिड स्टेप ले ली है, उसने ऑफर टू परफॉर्म की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी है, तो देन ए कैन नॉट बी हेल्ड लियाबल लेटर ऑन फॉर नॉन परफॉर्मेंस। दूसरा, ही डज नॉट लूज हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ए बी के पास राइस लेके गया, एग्जांपल लेता हूं, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 50 रुपए पर केजी के हिसाब से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए बी के पास राइस लेके गया, बी ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि सब मानते हैं कि बी की इंटेंशन नोबल नहीं थी, उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं था। लेटर ऑन बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, बोले भाई मैं तो बी ने कोई स्टेप ही नहीं लिया, बी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ए बार बार उसके पास फोन कर रहा है, भाई चावल ले लो चावल ले लो, और वो चावल नहीं ले रहा है। अल्टीमेटली बी ए को पता लगा कि बी ने और से चावल ले लिए। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए चावल का रेट बढ़ के हो गया 52 रुपये पर केजी। इस केस में क्योंकि बी ने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं करा है, क्या परफॉर्मेंस नहीं करा, बी को पेमेंट करनी थी, और बी ने पेमेंट क्यों नहीं करी, उसे चावल की डिलीवरी लेने से मना कर दिया। तो ए को अगर देखा जाए तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि ए जो है, अब उसको अगर मार्केट में कहीं, सॉरी एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, एग्जांपल 52 की जगह 48 लेते हैं, ए को अभी चावल कहीं और बेचने पड़ेंगे, तो व्हाट विल हैपन, ए को ये चावल 48 के बेचने पड़ेंगे, तो ए को यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 2 रुपए का ए को नुकसान हो रहा है, ए कैन स्टिल रिकवर दिस अमाउंट, दिस क्लॉज, दिस डैमेजेस फ्रॉम बी, ही डज नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं फ्रेंड्स, कि अगर आपका ऑफर टू परफॉर्म वैलिड है, तो आपके पास जिस पार्टी ने ऑफर टू परफॉर्म करा है उसके पास ये दो रेमेडी आती है। द अदर पार्टी कैन नॉट हेल्ड लियाबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, एंड द पार्टी हु हैज ऑफर टू परफॉर्म डज नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट, ये रेमेडी एक पार्टी के पास होने के लिए क्या जरूरी है फ्रेंड्स, कि उसका ऑफर टू परफॉर्म शुड सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। तो हमने पहला क्या पढ़ा फ्रेंड्स, अनकंडीशनल। सेकंड पढ़ते हैं एट प्रॉपर टाइम, इट मस्ट बी एट अ प्रॉपर टाइम एट द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब जो हमने एग्री करा था टाइम पे, कि भाई जिस टाइम पे हमें से डिलीवरी करनी है उसी टाइम पे डिलीवरी देनी है। और अगर एग्रीमेंट में कोई टाइम मेंशन नहीं करा है, तो डिलीवरी कब देनी है, बिजनेस आवर में। एग्जांपल लेता हूं, ए और बी है, ए ने बेचने की बात करी चावल 100 किलो। अब बी जो है, जो बिजनेस आवर्स है वो जनरली चलते हैं, मान लीजिए 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। अब ए ने रात के 9 बजे ए बी के पास गया, बोले आप चावल की डिलीवरी ले लो। अब यहाँ पे बी ने बोला नहीं भाई मेरा तो स्टाफ चला गया, आई कैन नॉट टेक डिलीवरी ऑफ द राइस। तो यहाँ पे ए ने जो स्टेप लिया है, इट विल नॉट अमाउंट टू द ऑफर टू परफॉर्म, बिकॉज इट वॉज नॉट डिलीवर्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक चीज बोलूं अनकंडीशनल है, उसमें ये चीज भी कवर हो रही है प्रॉपर टाइम। आइए, एट अ प्रॉपर प्लेस, इट मस्ट बी एट द प्रॉपर प्लेस एट द स्टिपुलेटेड प्लेस। स्टिपुलेटेड प्लेस का मतलब है जो प्लेस डिसाइड हुई है। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एज टू द प्लेस, और अगर कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुई है, तो अदर पार्टी के बिजनेस प्लेस के, और अदर पार्टी के घर पे, इफ देयर इज अ नो बिजनेस प्लेस। तो सिंपल हम कहना क्या चाह रहे हैं, ऑफर टू परफॉर्म को अगर हमको वैलिड ट्रीट करना है, इट शुड बी एट अ प्रॉपर टाइम, इट शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, reasonable opportunity to the promisee. It must give reasonable opportunity to the promisee of ascertaining that goods offer are same as the promiser is bound to deliver. Means यही एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है वो बी के पास पहुंचा चावल बेचने शाम को 7 बजे, जब तक हमारे बिजनेस आवर्स थे, और ए ने बी को बोला भाई तुम डिलीवरी ले लो। बी उस वक्त अपने और क्या कहते हैं कस्टमर के साथ बिजी था, तो बी ने बोला नहीं भाई मेरे पास अभी चावल चेक करने का समय नहीं है, मैं अभी नहीं ले सकता हूँ। इस सिचुएशन को, इस एग्जांपल को हम ध्यान में रख के बोलेंगे कि ए जो 7 बजे बी को राइस की डिलीवरी देने गया है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ proper offer to perform, because A has not given reasonable opportunity to the B to check that rise is as per the contract. For whole obligation, it must be for whole obligation and not for the part of not for the part of the whole obligation. वो एग्जांपल लेते हैं, A और B है,
एग्जाम्पल हुआ साहब 100 केजी राइस बेचने, ए बी के पास पहुंचा लेके 60 केजी, साहब आप 60 केजी राइस ले लो, 40 केजी मैं आपको बाद में दे दूंगा। इन दिस केस ऑल्सो द स्टेप बाय ए विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन प्रॉपर ऑफर टू परफॉर्म बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर द होल ऑब्लिगेशन। However, लॉ क्या बोलता है, माइनर डिविएशन फ्रॉम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट रेंडर टेंडर इनवैलिड। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। ए बी के पास गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 किलो चावल बेचने का। ए बी के पास गया, चावल ले लो। जब चावल का मेजर करा गया, इट कम्स टू 99 केजी 800 ग्राम। अब मात्र 200 ग्राम का फर्क है, तो ऑब्वियसली इतना तो एक फर्क आ ही जाता है। इस केस में ये जो 200 ग्राम का फर्क है, इसको ये नहीं बोला जाएगा कि ए ने ऑफर टू परफॉर्म होल ऑब्लिगेशन का नहीं करा है। यहाँ पे माइनर डिविएशन है। यहाँ पे जो ए राइस लेके आए 99.8 केजी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। अब माइनर डिविएशन क्या होती है, दैट विल वेरी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट और ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब it must be to a proper person. The offer to perform must be made to the promisee or is duly authorized agent. तो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ए ने कांटेक्ट करा बी से चावल बेचने का, और सी उसका बाजू में शॉपकीपर है, नेबर है। नेबर भी कह लो शॉपकीपर है, दोनों के फ्रेंड्स है। ए बी की शॉप पे गया चावल देने, डिलीवरी लेने, और बी उस वक्त शॉप पे था नहीं, और से उसकी शॉप पे कोई आदमी नहीं था, कैजुअलिटी हो गई थी, किसको जाना पड़ गया। ए सी को चावल की डिलीवरी देके चला गया, बोले कि भैया आप बी को चावल की डिलीवरी दे देना। इस केस में द स्टेप टेकन बाय ए, और सी ने भी, हम एग्जांपल लेते हैं, डिलीवरी देने गया और सी ने उसको लेने से मना कर दिया, बोले नहीं मैं तो ले लूंगा। तो इस केस में द स्टेप टेकन बाय ए will not be treated as the valid offer to perform because offer to perform is not made to the promisee। यहाँ पे promisee B था और not to his duly authorized agent because C was not a agent of the B। तो यहाँ पे जो A ने C को बोला कि आप चावल की डिलीवरी ले लो, B को दे देना, और C ने लेने से मना कर दिया, इस केस में A का स्टेप वैलिड ऑफर टू परफॉर्म नहीं किया जाएगा। इस एग्जाम्पल को मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ए और बी है। ए ने कांटेक्ट करा था कि वो चावल बेचेगा। ए बी चावल की डिलीवरी देने बी को गया और उस वक्त बी पे शॉप पे नहीं था, वहां पे उसका एम्प्लॉय था, और ए ने एम्प्लॉय को बोला कि साहब ये मुझे कांटेक्ट हुआ था ए से, बी से सॉरी, आप चावल की डिलीवरी ले लीजिए। एम्प्लॉय ने लेने से मना कर दिया। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द ऑफर टू परफॉर्म वाज गिवन टू ड्यूली ऑथराइज एजेंट, बिकॉज जो एम्प्लॉय काम कर रहा है बी की शॉप में, ऑब्वियसली ही विल बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ दी बी इन लॉजिकल टर्म्स। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए ने अगर एम्प्लॉय जो बी की शॉप पे काम कर रहा है और उसको डिलीवरी देने की बात करी और एम्प्लॉय ने लेने से मना कर दिया, तब हम बोल सकते हैं कि he has done the valid offer to perform because it was made to the authorized agent। और इसके बारे में लॉ क्या बोलता है, in case of several joint promisee a tender is synonym offer to perform, a tender made to one of the joint promisee has same legal consequences as tender to all of them। अभी हम joint promiser पढ़ेंगे, आपको नीचे क्लियर ऑल हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट आता है ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट एंड इन लीगल टेंडर। एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। अब हम एग्जांपल को स्विच करते हैं। ए ने कांटेक्ट करा था चावल बेचने का और बी ने बात करी थी पेमेंट करने की, और ये डिसाइड हुआ था कि बी पहले पेमेंट करेगा तब ए डिलीवरी करेगा। बी ए के पास पेमेंट लेके गया कि साहब आप मेरे से पेमेंट ले लो। अब पेमेंट की बात हुई थी से 10,000 रुपीज की, और बी लेके गया हाउ मच 8,000, बोला आप 8,000 ले लो। नाउ इट इज नॉट ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट की बात 10,000 की हुई थी, तो जो बी का स्टेप है, तो बी का जो स्टेप है इट विल नॉट अमाउंट टू वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। अब इन लीगल टेंडर का मतलब अगर आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी पेमेंट इंडियन करेंसी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बात हुई थी कितनी, 10,000 रुपए की।
इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए। 20 के पास लेके गया डॉलर्स कि साहब आप डॉलर्स ले लो, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इन अ लीगल टेंडर, द स्टेप बाय बी विल नॉट अमाउंट टू दी वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। तो होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको वैलिड परफॉर्म ऑफर टू परफॉर्म के अंदर जो रेमेडी है ये दो, अगर ये दो रेमेडी आपको चाहिए तो आपका ऑफर टू परफॉर्म की ये सारी जो कंडीशन है फ्रेंड्स, कितनी 7 कंडीशन ये होनी चाहिए, तभी आपका ऑफर टू परफॉर्म वैलिड माना जाएगा और तभी आपके पास ये दो रेमेडी आएगी, नहीं तो आपका ऑफर टू परफॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड द पार्टी जो ऑफर टू परफॉर्म क्लेम कर रही है मैंने करा है, ही विल बी लिएबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स। बाय whom कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोमिसर हिमसेल्फ। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर ओनली। कैसे, अब बताता हूं। वेयर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स, if the contract provides that performance shall be done by promiser only, then it shall be done by promiser only। आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इसका क्या मतलब है, वो आपको यहां से समझाता हूं फ्रेंड। where contract is not required to be performed by the promiser only, it can be performed by duly authorized agent of the promiser। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ए जो है, ए ने कांटेक्ट करा कि साहब वो बी से राइस परचेज करेगा, बी को यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, सेल करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यू डेट पे बी को डिलीवरी करनी थी, उस वक्त बी के पास चावल की स्टॉक खत्म हो चुका था। उसने अपने फ्रेंड को बोला सी को कि साहब आप जाके यहाँ पे ए को राइस की डिलीवरी कर दो। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कहीं नहीं लगा था कि चावल की डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ बी को करनी है। बी ने अपने एजेंट अपने फ्रेंड को बोला कि आप जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में आप इसको परफॉर्म कर दो। तो हेंस लॉ क्या कहना चाह रहा है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, इन दैट सिनेरियो the contract can be performed by the duly authorized agent of the promiser। अब हम आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, प्रोमिसर हिमसेल्फ के बारे में। पर्सनल नेचर, कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल और डिलीजेंस or which are founded on a personal confidence between the parties must be performed by the promiser। फ्रेंड्स यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, देखिए एक आ रहा है पर्सनल स्किल, मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको वर्ड्स रिटेन करने में हेल्प हो, और एक आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच आर फाउंडेड ऑन अ पर्सनल कॉन्फिडेंस। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि परफॉर्मेंस शेल बी डन बाय प्रोमिसर ओनली। पर्सनल स्किल के बारे में बताता हूं। ए और बी है, ए एक पेंटर है, वेल नोन पेंटर है, और क्या कहते हैं बी को अपना एक स्केच बनवाना है। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ कि भाई आप स्केच बना दो। अब क्या हुआ, लेटर ऑन ए ये कह नहीं सकता किसी को सी को कि आप बी का स्केच बना दीजिए, बिकॉज दिस इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन ए एंड बी वॉज बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल ऑफ ए। और यहाँ पे बी की इंटेंशन यही थी कि वो स्केच ए बनाए एंड नो अदर पर्सन। तो अगर ऐसे केस में it is a intention between the parties that performance shall be done by promiser only। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विच आर फाउंडेड ऑन अ पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर। अब पर्सनल कॉन्फिडेंस का दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ए और बी है, ए मान लीजिए गर्ल है और बी जो है वो बॉय है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर मैरिज। इस केस में बी वॉन्ट्स टू मैरी ए। लेटर ऑन ए नहीं बोल सकती सॉरी कि भाई मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप सी से शादी कर लो, वो मेरी बहन है। इस केस में द इंटेंशन बिटवीन ए एंड बी इज दैट दे आर बाउंड बाय द पर्सनल कॉन्फिडेंस। बी इज हैविंग अ मींस लव या जो भी कह लीजिए, ए के साथ है वो सी के साथ नहीं हो सकता है। And this is the thing, the contract which involve exercise of personal skill or which are founded on a personal confidence between the party must be performed by the promiser only। तो यहाँ पे दो सिनेरियो में लॉ बोल रहा है, the performance shall be done by the promiser where contract specifically provides और where contract is of personal nature। आगे हम दूसरा पॉइंट हमने कवर कर ही लिया है।
where the contract is not required to be performed by the promisor, it can be performed by a duly authorized agent of the promisor. ये हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम सिंपल भाषा में बोले उनके वारिस। If contract is silent, then upon death of promisor, contract shall be performed by legal representative of the promisor. ठीक है। अब the liability of legal representative will be limited to asset taken from promisor. पहले सिंपल केस लेता हूं। ए और बी है। ए ने कॉन्टेक्ट करा, एक चावल का व्यापारी है। ए ने कॉन्टेक्ट करा कि बी को चावल बेचेगा। ए की डेथ हो गई एंड द बिजनेस वाज टेकन अप बाय सन सी। इन दैट केस ए और बी का अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट था, in this case C is bound to give delivery of rights to the B. अब the liability of legal representative will be limited to the asset. अब एग्जांपल लेता हूं। A ने जो क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट करा था, वो करा था 10,000 किलो चावल बेचने का। अब A की डेथ हो गई, किसी कारणवश स्टॉक गेट्स रिड्यूस एक्सट्रीमली लो लेवल पे। तो A की डेथ के बाद जो C को बिजनेस मिला, उसमें स्टॉक मात्र कितने का था फ्रेंड्स? 5,000 kg का। In that case, AC is only bound to give delivery to the extent of 500 kg, not 10,000 kg. ये हम कहना चाह रहे हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स? अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, then legal representative are bound to perform the promise took by the promisor. अब आगे पढ़ते हैं। If contract provide that upon the death of the promisor, contract will not be performed by legal representative, then upon the death of the contract, legal representative will not perform the contract and contract become void. ये लॉजिकल बात है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइलेंट बोल गया, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेंगे, देन डेथ ऑफ द अपॉन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर आपका क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अब फ्रेंड इसमें एक चीज समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे, जो हमने ऊपर पढ़ी थी पर्सनल कॉन्फिडेंस वाली बात। देखिए ए और बी है, ए के बीच में बात हुई कि ए बी का स्केच पेंट करेगा, बी पेमेंट करेगा। अब ए की डेथ हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर पढ़ा था ऊपर कि द कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन अ पर्सनल स्किल shall be performed by the promisor. तो इस केस में अगर ए की डेथ हो गई तो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? बिकॉज यहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट क्या थी? इम्प्लाइड एक कंडीशन थी कि performance by A shall be done by A alone and not by the legal representative, because law ने ऊपर लिख दिया था कि content which are based on personal skill shall be performed by the promisor. तो इस केस में अगर A की डेथ हो गई तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? Contract will become void. तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि by whom contract shall be performed by the promisor agent or legal representative. आइए आगे बढ़ते थर्ड पर्सन। Where promisee accept performance of the promise from third person, he cannot afterward enforce it against promisor. जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, ए ने बात करी थी राइस परचेज करने की और बी ने बात करी थी सेल करने की। बी ने अपने फ्रेंड्स को बोला कि सी आप जाके राइस दे दो ए को, और ए ने एक्सेप्ट कर लिया ये कह के कि साहब ये मैं बी के बिहाफ पे दे रहा हूँ। तो लेटर ऑन ए कैन नॉट से बी को कि भाई तुमने तो मुझे चावल भिजवाए नहीं थे, अब तुम दोबारा से चावल मुझे भिजवाओ। तो लॉ जस्ट क्लैरिटी दे रहा है, वे प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पार्टी, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। सिंपल था। आइए नेक्स्ट पॉइंट टेकअप करते हैं फ्रेंड्स। ज्वाइंट प्रोमिसर, व्हेन टू और मोर पर्सन made a promise in a contract, they are called joint promisor. पहले आपको मैं लॉ क्या है वो रीड कराता हूँ, फिर समझाता हूँ। If a contract silent, contract shall be performed by joint promisor jointly. Upon the death of one joint promisor, contract shall be performed jointly by the legal representative of deceased promisor and other surviving promisor. If all joint promisor dies, then the contract shall be performed jointly by the legal representative of deceased promisor. If contract otherwise provide, in case of joint promisor, if contract provide that it shall be performed by one of the joint promisor,
देन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म बाय जॉइंट प्रॉमिसर। ये तो जस्ट मैंने जो लिखा था रीड करके समझा दिया। पहले मैं आपको यहां से समझाता हूँ। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, पहले एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये तीनों लेंडर है। इन तीनों ने मिलके बात करी कि साहब हम डी को से 10 लाख रुपीस लैंड करेंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन तीनों का प्रॉमिस क्या है फ्रेंड्स, इन तीनों का प्रॉमिस है इनको डी को 10 लाख रुपए देने। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अब कुछ नहीं लिखा है, तो व्हाट विल हैपन, ये 10 लाख रुपए किस प्रपोर्शन में देने हैं अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस प्रपोर्शन में उसको देने हैं। अभी हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके अंदर प्रपोर्शन मैंने जानबूझ के अभी नहीं दी है। यहाँ पे ए बी सी तीनों को ज्वाइंटली 10 लाख रुपए डी को देने। अगर ए की डेथ हो गई तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बी और सी को मिलके डी को 10 लाख रुपए देने, और तीनों की डेथ हो गई तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। और अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म नहीं करना है, इस सिनेरियो में अगर तीनों की डेथ हो गई देन कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। तो आपको ये वाला पॉइंट होप समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम आगे का पॉइंट लेते हैं। इफ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड मींस इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, इफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट इट शैल बी परफॉर्म बाय one of the joint promisor, then contract shall be performed by that joint promisor alone। इस केस में एग्जांपल लेता हूं कि ए बी सी टी ए, इन तीनों ने बोला कि हम डी को 10 लाख रुपए लैंड करेंगे, बट ये लिखा कि डी कैन अप्रोच टू ए ओनली फॉर बोरिंग द मनी, बी और सी के पास वो अप्रोच नहीं करेगा। इन दिस सिनेरियो डी इज ए इज अलोन liable to pay 10 lakh rupees to D, and this is the concept of the joint promisor। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि by whom contract may be performed, promisor himself, promisor agent, legal representative, third person, joint promisor। अब फ्रेंड्स एक टेकअप करते हैं केस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब लॉ इसके बारे में क्या बोलते हैं। एक चीज फ्रेंड्स इस लेवल पे बोलना चाहूंगा मैं आपको कि अभी तक जितना आपने पीछे पढ़ा था जहां पे एनफोर्सेबिलिटी वाली आ रही थी वो थोड़ा सा सिंपल था। प्रॉमिस परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस ऑनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टेक्निकलिटी बिल्ट होनी थोड़ी शुरू हो गई है। आइए हम पढ़ते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर। पहले हमने क्या लिखा, वॉलंटरी लाइबिलिटी, और वॉलंटरी लाइबिलिटी बहुत सेम पॉइंट है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये जो कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, राइट ऑफ प्रोमिसी अगेंस्ट द जॉइंट प्रॉमिसर। यहां पे हम राइट ऑफ प्रोमिसी की बात कर रहे हैं। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, प्रोमिसी मे कंपेल एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस। अब यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लेते हैं, देखो वॉलंटरी में तो उनको हमने बात करी थी कि खुद करना है। मैं एग्जांपल वही ऊपर वाला एग्जांपल टेकअप करता हूँ। ए बी सी ने कांटेक्ट करा कि वो मिला के 10 लाख रुपए डी को लेट करेंगे। अब ये कुछ नहीं लिखा कि हु शैल परफॉर्म। अब ए बी सी ने कांटेक्ट तो कर लिया और उसके बाद वो उसको डी को पैसा लैंड देने के लिए मतलब ऑफ आगे नहीं आ रहे, वो कर रहे हैं। अब प्रोमिसी में कंपेल, डी किसी को भी अप्रोच कर सकता है, ए को, बी को, सी को भी आपने कांटेक्ट करा था, यू ऑल थ्री वर जॉइंट प्रॉमिसर, तो डी किसी को भी अप्रोच करके बोल सकता है कि आप 10 लाख रुपए मुझे दीजिए। If one of the joint promisor is made to perform the whole of the contract, he can call contribution from the other as per agreement. If share is not mentioned, then equally। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी सी ने मिलकर एग्रीमेंट करा कि वो 12 लाख रुपए डी को लैंड करेंगे, क्योंकि तीन पार्टीज है इसलिए मैंने 12 लाख 3 का नंबर लिया। अब इसमें ये नहीं लिखा था कि कौन परफॉर्म करेगा, और ए और बी सी खुद अपना पैसा आगे नहीं आ रहे थे लैंड करने के लिए। डी ए के पास परफॉर्म गया कि बोले आप तीनों ने मिलके मुझे कांटेक्ट करा था, अब लैंड करेंगे, आप मुझे 12 लाख दीजिए। अब ए यहाँ पे मना नहीं कर सकता कि साफ मैं तो सिर्फ 4 लाख दूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइलेंट था। इस केस में ए को डी को पूरे कितने देने पड़ेंगे फ्रेंड्स, 12 लाख रुपए। और
अगर ए बी सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ए बी को बोलेगा कि आप मुझे अपना शेयर 4-4 लाख रुपए हैंड ओवर कीजिए। यहीं पे हम लॉ बोलना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द ज्वाइंट प्रॉमिसर इज मेड टू परफॉर्म होल कॉन्ट्रैक्ट, 12 के 12 लाख रुपए डी को देने पड़े, ही कैन कॉल फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर एज पर एग्रीमेंट। इफ शेयर इज नॉट मेंशन then other parties are required to contribute equally. If any one of the joint promisor makes a default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसके ऊपर कई बार केस स्टडीज आई है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे। ए बी सी है, यहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट करा डी से कि वो डी को 12 लाख रुपए लेंड करेंगे। अब हुआ क्या, डी ए के पास अप्रोच करता है कि साहब आप मुझे 12 लाख रुपए दे दीजिए। ए ने उसको 12 लाख रुपए दे दिए। अब ए बी को बोला है कि आप अपने 4 लाख लेके आओ, और सी को बोला है आप अपने 4 लाख लेके आओ। सी 4 लाख कंट्रीब्यूट करने से मना कर देता है। नाउ क्वेश्चन सेज ए बी से कितने रिकवर कर सकता है। अब सी को कितना कंट्रीब्यूट करना था फ्रेंड्स, 4 लाख रुपए, जो उसने देने से मना कर दिए। इसका मतलब सी के देने की वजह, मना करने की वजह से ए और बी को वो खुद कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे 2-2 लाख रुपए। तो बी को, एक बी को कितने देने थे, 4 लाख रुपए, तो उसमें उसका सी का शेयर कितना एडिशनल आ गया, 2 लाख। तो ए बी से सिर्फ 6 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इफ any one of the two or more joint promisor makes a default, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. हम लॉस यूज कर रहे हैं, इस एग्जांपल में लॉस नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे जो ए को रिकवरी करनी थी 4-4 लाख रुपए बी और सी से, और सी ने वो देने से मना कर दिया, तो यहाँ पे वो बी से सिर्फ 6 लाख ही रिकवर कर सकता है, क्योंकि 2 लाख उसको खुद ही एडिशनल बियर करने पड़ेंगे, पर वो तो पूरा पैसा दे चुका है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि बी से कितना रिकवर कर सकता है। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द राइट्स एंड द लाइबिलिटी, दिस आर कवर अंडर द लाइबिलिटीज ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है फ्रेंड्स, contract otherwise provide. If contract provide that it shall be performed by one of the joint promisor, the promisee can compel that joint promisor for performance only. ये पॉइंट भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइबिलिटी, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर में क्या है। और फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब फ्रेंड्स एक आगे पॉइंट पढ़ते क्या कहना चाह रहा है, अफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रॉमिसर। मैं इसको लॉ नहीं लिख रहा, एग्जांपल समझाता हूं। सपोज देयर आर 3 ज्वाइंट प्रॉमिसर ए बी सी, promisee release one of the joint promisor from performance of the joint promisee। क्या मतलब हुआ, मैं रीड करता हूँ फिर समझाता हूँ। This aspect of promisee does not release other joint promisor from their duty for performance of joint promise to the promisee। एग्जाम्पल लेता हूँ, ए बी सी है, उन्होंने मिलके एग्रीमेंट करा था कि वो डी को मनी लैंड करेंगे। डी जो है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ए और बी को अप्रोच कर रहा है कि आप मुझे पैसा दो, सी को अप्रोच नहीं कर रहा है। इन अदर वर्ड्स डी कहता है मुझे सी से, मतलब मुझे सी को, मैं सी को फ्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं, promisee release one of the joint promisor for performance of joint promisee. This aspect of promisee does not release the other joint promisor from their duty। तो यहाँ पे A और B will continue to be remain liable to D। The joint promisor so release will continue to be responsible to the other joint promisor। Means हम एग्जांपल लेते हैं, 12 लाख रुपए की बात हुई थी। डी जो है वो ए और बी को अप्रोच कर रहा है कि आप 12 लाख दो, सी को वो फ्री कर रहा है कि मैं आपसे नहीं ले रहा पैसे। ए और बी ने मिलके वो पैसा डी को दे दिया। इस केस में ए और बी ने तो अपना ये वाला पॉइंट पूरा कर दिया, पर सी विल कंटिन्यू टू रिमेन लिएबल
to contribute to A and B. If contract silent है तो उसका 4 लाख का शेयर था तो 4 लाख रुपए उसको A और B को मिलके देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं अफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ दी वन जॉइंट प्रॉमिस है। देखिए ये अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली ये हैवी लग रहा होगा एज कम्पेयर टू हमने कंसिडरेशन पढ़ा, फ्री कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं भी इस चैप्टर को पूरा होने के बाद परफॉर्मेंस की केस स्टडीज और शेयर करूंगा जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और ग्रिप आ जाएगी। आइए आगे पढ़ते फ्रेंड्स। राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसी। व्हेन देयर इज अ वन प्रोमिसर एंड प्रोमिसियर टू और मोर, सेम चीज है जो जॉइंट प्रोमिसर के लिए थी। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस शेल बी एक्सरसाइज बाय द जॉइंट प्रोमिसी जॉइंटली। जो हमने प्रोमिसर के लिए बात की थी वो प्रोमिसी के लिए हो रहा है। Upon death of the one joint promisee, right to claim performance shall be exercised jointly by legal representative of the deceased promisee and other surviving promisee. If all joint promisee die, right to claim performance shall be exercised jointly by the legal representative of all deceased promisee. In case of joint promisee, right to claim performance shall be exercised by the one of the joint promisee. When contract specifically provide, then right shall be exercised by the joint promisee alone. आपको इस एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ए ने बोला कि मैं एक्स वाई जेड तीनों को लैंड करूंगा इकट्ठे मिला के 12 लाख रुपए। ना यहाँ पे हम बात करें तो देर इज अ सिंगल प्रोमिसर और यहाँ पे प्रोमिसी या जॉइंट प्रोमिसी। तो यहाँ पे पैसा जो लेना है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो एक्स ए को अप्रोच कर सकता है पैसा दो, वाई अप्रोच कर सकता है, जेड अप्रोच कर सकता है और तीनों मिलके करेंगे। अगर एक्स की डेथ हो गई तो एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाई और जेड मिलके ए को अप्रोच करेंगे कि आप हमारे को जो आपने प्रॉमिस किया था आप हमको पैसा दीजिए। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक अप द अदर पार्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो आज हमने फ्रेंड्स क्या करा इस वीडियो में हमने समझा कि परफॉर्मेंस का क्या मतलब है। लॉ ने परफॉर्मेंस के दो एस्पेक्ट दिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म वैलिड कब होता है और जिस पार्टी ने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया उसके पास क्या रेमेडी है, और whom contract shall be performed and what are the law relating to the joint promiser and joint promisee. होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।